हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल के प्रैक्टिस सेट के सीरीज़ को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार स्पेशल की सीरीज़ हम लोग ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को साथ में लेकर के। तो सब्जेक्टिव को भी आप लोग देखना न भूलें, अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो सब्जेक्टिव का सीरीज़ भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को, तो जिसमें कि डेली हम लोग कुछ लगभग 50 क्वेश्चंस के आसपास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये आपके आगामी परीक्षा जो कि बीपीएससी की होने वाली है और बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी अभी हो रही है, तो इसमें यह आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन है दक्षिण भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और उत्तरी भाग। तो अगर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि पूरा पाषाण कालीन जो औजार हैं बिहार में सर्वप्रथम किस जगह से प्राप्त हुए हैं, तो बिहार का जो दक्षिणी भाग है वहाँ से सबसे पहले पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। इस चीज़ को याद रखना है आपको। इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो दक्षिणी भाग हो जाएगा। हम देखते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो अथर्ववेद हो जाएगा, क्योंकि अथर्ववेद में ही बिहार से संबंधित जो भी प्राचीन जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई हैं वो उनका उल्लेख है। अगर बात करते हैं ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा अथर्ववेद। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरे प्रश्न में है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। तो मगध साम्राज्य की अगर राजधानी की बात पूछेगा तो बिंबिसार ने गिरिब्रज या राजगृह बनाया था, जो कि आगे जा करके पाटलिपुत्र में भी परिवर्तित हुई थी। तो दूसरी राजधानी अगर पूछता है तो पाटलिपुत्र बनी थी, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि पहली कहाँ है, तो पहली गिरिब्रज या राजगृह। इस तरह से हमारा आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि 6 समितियां थीं जो कि मौजूद थीं, और इन 6 समितियों में टोटल में 5-5 सदस्य रहते थे। तो इस तरह से मिला करके टोटल 30 सदस्यों की एक समिति होती थी जो कि इसके नगर प्रशासन में सहयोग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो अगर बात करते हैं हम लोग तृतीय बौद्ध संगीति की, तो बौद्ध संगीति ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 4 जगह पे हुई है, तो चारों का हम लोग को नाम याद रख लेना है। अगर पहला पूछता है तो वैशाली में हुआ था, जो कि पहला सम्मेलन था। दूसरा पूछता है तो राजगीर में, तीसरा कहेगा तो पाटलिपुत्र में, और अगर चौथा आपसे पूछता है तो कश्मीर के कुंडलवन में। तो इस तरह से आपको चारों आंसर पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पहला था वैशाली में, दूसरा राजगीर में, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा पाटलिपुत्रा हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी संत जो थे मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी, इनकी दरगाह है वो कहाँ पे है। तो एक चीज़ हमेशा याद रख लीजिएगा, जब भी दरगाह की बात करेगा तो ज़्यादातर लोगों की दरगाह जो है वो बिहार शरीफ में ही बनी है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बिहार शरीफ हो जाएगा। तो इस तरह से अब इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा कि मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी लिखा हुआ है तो इसका आंसर हम लोग मनेर कर दें, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बिहार शरीफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो तुगलक काल के समय की बात करते हैं तो उस समय जो बिहार की राजधानी थी वो बिहार शरीफ थी, ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो सबसे पहली बात कि कर्नाट वंश जो है बिहार से संबंधित है, और इसके संस्थापक की बात करते हैं तो वो नान्यदेव हैं, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो सिमरावगढ़ को बनाई थी, इस चीज़ को भी याद रख लेना है। और परीक्षा से संबंधित इससे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसके अंतिम शासक कौन थे। तो अगर अंतिम शासक की बात करते हैं तो वो हरि सिंह थे, इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो अगर सबसे पहले विद्रोह की बात करेंगे तो दरिया खान नुहानी ने किया था, जो कि हमारा आंसर सी में दिया हुआ है। तो इस चीज़ को याद रख लेना है कि इब्राहिम लोदी जो था इसके शासनकाल में बिहार से दरिया खान नुहानी था जिसने कि
विद्रोह किया था सबसे पहले। इसके बाद कुछ लोगों ने और विद्रोह किया था और इसके विद्रोह को दबाने के लिए इब्राहिम लोदी आया था बिहार में। इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो दरिया खां नुहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो अगर बिहार की बात करेगा तो बिहार में भोजपुर एक जिला है, यहाँ से मिला था, जो कि पटना के साइड से थोड़ा सा पूर्व की तरफ है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के भोजपुर साइड से मिले हैं, इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि वह मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फर्रुखशियर हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और यही फर्रुखशियर था जिसने कि हम लोग पढ़ भी रखे हैं कि जब पटना में बिहार अंग्रेज़ों की फैक्ट्री स्थापित हुई थी तो उसको बंद करने का भी आदेश दिया था। और उसके बाद इसने एक शाही फरमान भी जारी किया था 1717 ईस्वी में, जिसके तहत अंग्रेज़ों की फैक्ट्री को 1718 ईस्वी में इसने फिर से पुनः स्टार्ट करने की अनुमति दे दी थी। तो फर्रुखशियर से संबंधित ये प्रश्न भी याद रखिएगा। और यही पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, फर्रुखशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो अगर सैनिक अभियान की बात करेगा तो सैनिक अभियान करने वाला बिहार में पहला सुल्तान जो था वो इल्तुतमिश था। इसको भी हमें अच्छे से याद रख लेना है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुंगेर को राजधानी बनाने वाला कौन था, तो 1764 की जो बक्सर की लड़ाई हुई थी उसके बारे में सब लोगों को पता होगा। और इसके बाद जो युद्ध हुआ था इससे पहले जो एक मीर कासिम का नाम आता है, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। तो मीर कासिम जो था वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मीर कासिम ही था जिसने कि मुंगेर को राजधानी बनाई थी। क्योंकि जब इसको नवाब के पद से बनाया गया था तो इसने अपने बंगाल में जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद, उस राजधानी को मुर्शिदाबाद से ला करके मुंगेर में स्थापित कर दिया था। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि यही था जिसने कि मुर्शिदाबाद से राजधानी भी मुंगेर लाई थी। और इसी वजह से इसको क्या किया था कि अंग्रेज़ों ने कुछ समय के बाद इसको पद से हटा भी दिया था। तो मीर कासिम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि बंगाल मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आधुनिक बिहार के जनक की अगर बात करें या फिर इसके सक्रिय राजनेता की बात करें तो वो हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। इनका ही सबसे ज़्यादा योगदान रहा है बिहार को बिहार राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए, क्योंकि इन्होंने जब देखा था कि जब भी हम लोग बाहर की तरफ जाते थे तो हम लोगों को बिहार के राज्य से के नाम से कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। तो अपने आप को और अपने राज्य के लोगों को बिहार का पहचान देने के लिए इन्होंने अपना पूरा प्रयास किया था। और फाइनली दिल्ली दरबार के बाद 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का स्थापना किया गया था। तो ये लगभग सबको पता होगा। और इसका मुख्य रूप से कहेगा तो आधुनिक बिहार के जनक के रूप में भी सच्चिदानंद सिन्हा को ही जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। तो अगर बात करेगा बिहार के पहले सत्याग्रही की, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है नेशनल लेवल पे जाते हैं तो 1940 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो यही चीज़ जो था बिहार में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और बिहार में बात करते हैं पहले सत्याग्रही की, तो पहले सत्याग्रही आपके आ जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। इसको याद रखिएगा, जो कि मुंगेर से संबंधित है। तो श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही थे। अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे सत्याग्रही हैं, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे सत्याग्रही का नाम जब भी आता है तो वो हो जाएंगे आपके श्याम कृष्ण जो हैं। तो श्याम कृष्ण का भी नाम आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो श्री कृष्ण सिंह है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। तो सचिवालय गोलीकांड की जब भी बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1942 में जो चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में, उसी समय ये कांड हुआ था बिहार में। इस चीज़ को भी याद रख लिएगा। तो पटना का सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था और इसमें 7 लोग छात्र जो थे वो शहीद हो गए थे। इस चीज़ को भी आप लोगों को याद रख लेना है झंडा फहराने के क्रम में। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 1942। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो अगर मुख्य रूप से बात करेगा तो 1857 के विद्रोह के रूप में एक नाम आता है जो कि अविस्मरणीय है, कुंवर सिंह का, जो कि आरा से संबंधित थे और ये आरा के जमींदार भी थे जगदीशपुर साइड के। और इन्होंने क्या किया था कि 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें बिहार का मुख्य रूप से नेतृत्व किया था। और अगर बात करते हैं पर्सनली तो ये आरा जगदीशपुर साइड से। और अगर बात करते हैं हम लोग पटना की, तो पटना से भी को पता होना चाहिए कि पटना के एक पीर अली थे जो कि वहाँ से विद्रोह कर रहे थे। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। तो अगर बात करते हैं हम लोग नोनिया जिला की, नोनिया विद्रोह की, तो नोनिया एक जनजाति थी जो कि सोरा उत्पादन का काम मुख्य रूप से करते थे। तो सोरा से संबंधित इनका विद्रोह हुआ था, एकाधिकार इनका समाप्त होने की वजह से, और ये जो विद्रोह था इनके जहाँ जहाँ निवास स्थान था उस जगह पर हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सारण भी हो जाएगा, वैशाली और पूर्णिया भी हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हमारा 1, 2 और 4 तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और बात करते हैं हम लोग चंपारण की, तो चंपारण से संबंधित 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह, उसके बारे में सब लोग जानते होंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा, जो कि गांधी जी का पूरे भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण का। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सारण, वैशाली और पूर्णिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो इस जगह पर हमारा जो एरिया प्रभावित हुआ था वह लगभग शाहाबाद, गया और पटना, तीनों क्षेत्र ऐसा था जहां पर कि हम लोगों का प्रभाव देखा गया था बिहार में। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक पटना, शाहाबाद और गया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो अगर बात करते हैं कि किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो एक से अधिक लोगों ने योगदान दिया था। इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्वामी सहजानंद, राहुल संकृत्यायन और कार्यानंद शर्मा तथा यदुनंदन शर्मा, ये चारों लोग जो हैं मुख्य रूप से बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तो एक चीज़ और याद रख लेना है कि इसमें जो पूछता है स्वामी सहजानंद के बारे में, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा जो गठित हुआ था 1929 ईस्वी में, उसके ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसको भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1929 में, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद थे। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था। तो बिहार में कौमी सेवक दल की बात करेंगे तो 27 नवंबर 1921 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में इसकी स्थापना हुई थी। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि कौमी सेवक दल, ये परीक्षा में कई बार पूछा हुआ प्रश्न भी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा पटना और भागलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो प्रथम यूरोपीय अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि जो बिहार आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। आए तो थे ये, लेकिन इन्होंने बिहार में अपनी कोई भी कंपनी स्थापित नहीं की थी। ये चीज़ भी हम लोगों ने वीडियो में पढ़ रखा था। तो इस तरह से जो पहला आंसर हो जाएगा हम लोगों का पुर्तगाली हो जाएगा था। अगर पुर्तगाली से पहले की बात करेंगे तो इसके बाद आए थे कौन, अंग्रेज आए थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि 1620 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी पटना में, जो कि एक असफल कंपनी रही। और इसके बाद आते हैं डच। तो डचों के द्वारा बिहार में पहली फैक्ट्री की बात करेगा तो 1632 ईस्वी में स्थापित की गई थी पटना में। तो अगर सफल कंपनी की बात करेगा तो डचों के द्वारा 1632 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इसको याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, पुर्तगाली। उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। तो होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष की बात करेगा तो सबसे पहले होम रूल आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। होम रूल आंदोलन जो है नेशनल लेवल पर 1916 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, जो कि सबसे पहले अप्रैल मंथ में बिहार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था पूना में। और अगर बात करते हैं फिर तो सितंबर मंथ में जाइएगा तो फिर एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था होम रूल लीग आंदोलन को पूरे भारत में। तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, जो कि नेशनल लेवल पे चलता था। और इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए फिर एनी बेसेंट बिहार में भी 2 बार यात्राएं की हैं। और इस तरह से इसका जो होम रूल आंदोलन होता है बिहार में, तो उसके अध्यक्ष बनते हैं मजहरुल हक। इस चीज़ को भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं देशेर कथा। देशेर कथा जो कि देश की बात से संबंधित है। इस पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो सखाराम गणेश देउस्कर थे। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था। तो बिहार प्रांत का गठन अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया है और पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा कि सब्जेक्टिव वाले में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बिहार प्रांत का जो गठन हो गया था 22 मार्च 1922 को ही हो गया था। लेकिन अगर पूर्ण रूप से कहेगा कि जो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का गठन किया गया था, इसका संचालन जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। तो 1 अप्रैल 1912 से इसका पूर्ण रूप से संचालन स्टार्ट हो गया था। इसको भी याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912, जो कि बिहार प्रांत का गठन हुआ था। और इसी वजह से हम लोग 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। इस चीज़ को भी याद रख लीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल जो है इसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की
जाती है। तो अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करेगा तो अनुच्छेद 164 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर है, इसको याद रख लीजिएगा। और बात करते हैं अनुच्छेद 165 की, तो उसको भी याद रख लीजिएगा कि एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है बिहार राज्य से संबंधित, इसमें महाधिवक्ता की बात आती है। तो अगर महाधिवक्ता का जब भी प्रश्न पूछता है कि इसका अनुच्छेद कौन सा है तो अनुच्छेद 165 होगा, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन सा होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्य का वास्तविक प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन अगर पूछ देगा कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो वो राज्यपाल होगा। दोनों प्रश्न अच्छे से देख लीजिएगा कि जब भी पूछेगा कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो वो राज्यपाल हो जाएगा, लेकिन राज्य का वास्तविक प्रधान पूछेगा तो उसका आंसर जो होगा वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था। तो ये अपना बिहार है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और अभी अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो इसने लक्ष्य रखा है 2030 तक बिहार को 100% शिक्षित करने का, जो कि एक बहुत ही लाभकारी योजना है जो कि बिहार राज्य के द्वारा चलाई जा रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि पूछ रहा है कि अनारक्षित सीटों की, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार में टोटल 243 सीट है अभी, तो इसमें से 40 सीट जो है वो आरक्षित है। तो अगर 243 में से 40 माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर जो है 203 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा, अगर अनारक्षित की बात करेगा तो 203 है और आरक्षित की बात करेगा तो 40 से, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था। तो बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पहला चुनाव जो है 1952 ईस्वी में किया गया था, इसको भी आप लोगों को याद रख लेना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी पाई जाती है। तो जैसा कि हम लोग अगर जानते हैं, अगर आपको बिहार का नक्शा याद होगा तो जो कुछ इस तरह का है, और बिहार के यहाँ पश्चिमी चंपारण में जो कॉर्नर साइड पे है ऊपर, तो यहाँ पश्चिमी चंपारण में ही एक पर्वत श्रृंखला हम लोगों को पाई जाती है जो कि अरावली पर्वत से संबंधित है, अरावली हिमालय से। तो उससे अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को मिल जाती है कौन सी, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ पे मिलती हैं, तो वेस्ट चंपारण अर्थात पश्चिमी चंपारण में मिलती हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विधान परिषद की बात कर रहे हैं तो विधान परिषद में 6 साल होता है, लेकिन अगर यहीं पूछ दे विधानसभा का तो विधानसभा जो हो जाएगा उसका 5 साल हो जाएगा। तो दोनों का आंसर आपको पता होना चाहिए। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो अगर राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो सबसे पहले 1968-69 में लगा था बिहार में। और अभी पूछे हम लोग तो बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और लास्टली 2005 में लगा था, इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। और लास्टली जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था राबड़ी देवी, इसको भी याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा ए 1968-69 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। तो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का परसेंटेज पूछ रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज था 88.7 और शहरी जनसंख्या 11.3 थी। तो यह 2011 की जनगणना के अनुसार है और ये आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि जनगणना से संबंधित है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा और बी हो जाएगा 88.7% ग्रामीण का और 11.3% शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो है भारत में तीसरे स्थान पर है, तो पहले 2 स्थान पर कौन है। तो जिसको कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, तो यूपी की है। यूपी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो महाराष्ट्र है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यूपी और महाराष्ट्र हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पर हमारा बिहार स्वयं आता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो बिहार के दूरदर्शन केंद्र की बात करेगा तो मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं अभी इथेनॉल संयंत्र की, तो अभी इथेनॉल संयंत्र जो है वो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में भी स्थापित किया जा रहा है, इसको भी अभी करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
बिहार की प्रथम चीनी मिल जो है मढ़ौरा, जो कि सारण जिले में अवस्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो आंसर है आप लोगों को ऑलरेडी याद होगा कि 1904 ईस्वी में है, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो पिछले वीडियो में ये सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो अगर आप लोग सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखते हैं तो उसको जरूर देखें, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बिहार का कौन सा जिला जो है वो पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो अगर बात करते हैं हम लोग नेपाल की, तो बिहार का जो मानचित्र है कुछ आयताकार शेप में है, और यहाँ पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगंज तक जो 7 जिले हैं टोटल, तो 7 जिले क्या करते हैं कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उनमें से कौन कौन सा जिला है? तो एक तो है पश्चिमी चंपारण, बिल्कुल अगर बात करते हैं तो साझा करता है। उसके बाद पूछ रहा है पूर्णिया, तो पूर्णिया जो है वो साझा नहीं करता है क्योंकि यह पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद बात करते हैं शिवहर, तो शिवहर भी एक यहीं पे जिला है जो कि सीमा साझा नहीं करता है। तो इस तरह से पूछ रहा है कि कौन नहीं करता है, तो नहीं की बात करेगा तो पूर्णिया और शिवहर 2 जिले हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछेगा कि कौन साझा करता है, तो पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, उसके बाद आप बात करते हैं सुपौल की हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया। तो ये सारे ज़िले जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। और पिछले वीडियो में इन चीज़ों को हमने पूरी डिटेल वाइज समझ रखा है कि नेपाल के साथ कौन सीमा साझा करता है, यूपी के साथ कौन सीमा साझा करता है, झारखंड के साथ कौन सीमा साझा करता है, और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कौन कर सकता है। तो टोटल वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिए उसको जा करके, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं? तो धारवाड़ चट्टानें हम लोग ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पढ़ रखे हैं कि दक्षिण पूर्वी जो एरिया है बिहार का, वहाँ पे आपको धारवाड़ चट्टानें मिल जाती हैं। उसके बाद गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं, तो यहाँ पे पुरानी कछारी मिट्टी जो है किस नाम से जानी जाती है? तो पुरानी कछारी जो मिट्टी होती है उसको बांगर के नाम से जाना जाता है, और जो नई मिट्टी होती है उसको खादर के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई, तो समुद्र तल से जो बिहार की औसत ऊंचाई है लगभग 53 मीटर के आसपास है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार राज्य की भू आकृति जो है निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो अभी आप लोगों को जस्ट ऊपर बताया था कि बिहार की जो आकृति है लगभग आयताकार के शेप में है, तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है कि बिहार की जो आकृति है लगभग आयताकार शेप में अवस्थित है। और कोपेन के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की जो उत्तरी जलवायु है वह किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आती है? तो कोपेन जो एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया है कि बिहार की जलवायु को 2 भागों में बांटा है। एक तो उत्तरी भाग है जो बिहार का, और एक जो दक्षिणी भाग है बिहार का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बीच में से गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो इसके एक उत्तर का भाग और एक दक्षिण का भाग। तो उत्तरी भाग की जब भी बात करेगा तो ये CW कहा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा, CWG। और अगर बात करते हैं दक्षिणी भाग की, तो दक्षिणी भाग को इन्होंने AW में बांटा है। तो दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछे उसको आपको सही कर लेना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, उत्तरी भाग की बात कर रहा है तो उत्तरी भाग जो है वो CWG हो जाएगा, और दक्षिणी भाग की बात करेगा तो वो AW हो जाएगा। तो दोनों याद रख लीजिएगा, और ये इस पर 67वीं परीक्षा में BPSC के पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का अधिकांश भाग जो है वो निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो A हो जाएगा, कछारी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो अगर बात करते हैं कि कितने प्रमंडल से होकर के प्रवाहित होती है, तो यह लगभग 7 प्रमंडलों से होकर के प्रवाहित होती है। तो हमारा आंसर 7 हो जाएगा। अगर जिले की बात करेगा तो टोटल 12 जिलों से होकर के 445 किलोमीटर की दूरी बिहार में तय करती है गंगा नदी। ये भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग कि ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो यह नवादा में अवस्थित है। नवादा जो जिला है यहाँ पे ककोलत जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएगा, और ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य है जहाँ पर कि आप लोग जा करके घूम भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जलकुंड जो है राजगीर में स्थित नहीं है? तो इसमें से मखदूम कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, सूर्य कुंड और गोमुख है। तो सूर्य कुंड और गोमुख जो है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको राजगीर में। अभी जो मलमास का मेला बीता था, अगर आप लोग गए होंगे घूमे तो ज़रूर आप लोगों ने इसको देखा भी होता। और मखदूम कुंड की बात करते हैं तो ये भी राजगीर में अवस्थित है, लेकिन लक्ष्मण कुंड जो है वो वहाँ मुंगेर में मिलेगा आपको। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो लक्ष्मण कुंड है वो मुंगेर में मिलेगा। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो अगर मक्के की घर की बात करेगा तो ये बेगूसराय को कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो मक्का का घर होता है वो बेगूसराय को कहा जाता है। तो इस तरह से
हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है और आशा है कि वीडियो आपको पसंद भी आ रही होगी, क्योंकि पूरे सेट को हम लोग पूरे डिटेल में समझ रहे हैं, ताकि सिर्फ एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हम लोग परीक्षा में आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से आज का हम लोगों ने फर्स्ट सेट जो है प्रैक्टिस सेट का, इसको कंप्लीट कर लिया है और इस सेट को हम लोग कंटिन्यू जारी रखेंगे जब तक कि हम लोग की परीक्षा आगामी जो होने वाली है बिहार की 69वीं की, उसको हम लोग अटेम्प्ट नहीं ले लेते हैं। तो आशा है कि अगर आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो आपके अगर बिहार स्पेशल से प्रश्न लगभग 30 से 35 परीक्षा में पूछते हैं तो उसमें से लगभग 30+ क्वेश्चन जो है हम लोग इस सीरीज़ के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।